ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज एक्चुअली द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट एक एप्लीकेशन है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क को मैनेज करने के लिए, उनको उनका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, जो हमारे पास की फेजेस चलती हैं उनके कामों को एक जगह पे रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है एमएस प्रोजेक्ट के नाम से। इसके ऊपर आज आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी और देखा जाएगा कि एक बुनियादी लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके के साथ मतलब प्लान किया जा सकता है, स्केड्यूल किया जा सकता है और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कैसे होती हैं। होप्स हो के जी आपको एमएस प्रोजेक्ट की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, एक्सेल शीट की तरह की शीट नज़र आ रही होगी। तो ये एमएस प्रो, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे प्राइमावीरा के नाम से एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एमएस प्रोजेक्ट के लिहाज है। इसी तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपकी लैब के अंदर भी ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो ऑनलाइन भी आपको इंटरनेट के ऊपर भी इसके फ्री वर्जन्स, ट्रायल वर्जन्स मिल जाएंगे। तो ये एमएस प्रोजेक्ट के अंदर हम आज देखेंगे कि एक बुनियादी लेवल की स्केड्यूलिंग या प्लानिंग प्रोजेक्ट की किस तरीके के साथ की जाती है। ये जैसे जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस देखते हैं, उसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो देखते हैं कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बेशुमार ऑप्शंस होती हैं, बेशुमार काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से एमएस प्रोजेक्ट के अंदर भी ये एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन हर बंदा जो है इसके अंदर अपनी रिलेटेड चीज़ें कर रहा होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ब्लोटवेयर सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बेशुमार चीज़ें होती हैं लेकिन हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर रहा होता है। तो हम भी यहाँ पे एक बुनियादी फ्लो के साथ चलेंगे, फिर जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने के काबिल हो जाएंगे और बेहतर शक्ल के अंदर कर रहे होंगे। तो हमने इसका एक फ्लो बनाया है कि एक प्रोजेक्ट को जब भी आप प्लान करना चाहें तो वो एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बुनियादी लेवल के ऊपर, फंडामेंटल लेवल के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। जब आप ये एमएस प्रोजेक्ट खोलेंगे तो ये पहली स्क्रीन है जो आपको नज़र आएगी। अब हमने स्टेप पे स्टेप के साथ चलना है, आप साथ साथ नोट करते चले जाइएगा और फिर इसी स्टेप्स के लिहाज से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अब बाकी चीज़ों को आप आसानी के साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो पहला काम क्या होता है जी, पहले आप फाइल को सेव कर लें ताकि आपके सारा डाटा जो है महफूज रहे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। POS1 के नाम से ये फाइल हमने सेव कर ली है जी। ये ऊपर आप नाम देख सकते हैं, ये POS1.mpp जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइल की एक्सटेंशन है। तो ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है। अच्छा, इसका मोरलेस बिहेवियर जो है ना एमएस प्रोजेक्ट का एक्सेल की तर्ज पे है। तो अगर आज एक्सेल में आप काम करते ही होंगे यकीनी तौर पे, तो जिस तरह वहाँ पे काम करते हैं, कंट्रोल्स जो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तो इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप ये होगा कि नोट कीजिएगा कि पहला हमारा स्टेप है प्रोवाइड द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट की कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ये स्लाइड्स नहीं है, ये देखें कि आपको एमएस प्रोजेक्ट की स्क्रीन नजर आ रही है। ये एमएस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की स्क्रीन है एक्सेल तर्ज की। ये सबको नजर आ रही है जी? सर अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। जी अब नजर आ रही है? यस सर। ओके जी। लो जी, पहला स्टेप है प्रोवाइड द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन।
ये काम करने के लिए ये ऊपर देखें प्रोजेक्ट का हमारे पास ये ऑप्शन है, इसका डायलॉग बॉक्स, इसका ये मेन्यू आएगा। इसके अंदर ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज टू प्रोवाइड द स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट प्रोवाइड करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के ये आगे वाली सारी प्रोसीडिंग्स करेगा, कैलकुलेशंस करेगा, मुख्तलिफ रिपोर्ट जनरेट करेगा और हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट डेट देनी बहुत ज़रूरी होती है, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन दोनों अवेलेबल होती हैं कि प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट डेट से स्केड्यूल करना है या फिनिश डेट से बैक डेट की तरफ, स्टार्ट डेट की तरफ आना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम स्टार्ट डेट से ही स्केड्यूल करते हैं। जो फिनिश डेट से स्केड्यूल करनी होती है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, उनकी तरफ फिलहाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट डेट से डेट हम प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। बाय डिफॉल्ट वो करंट डेट को ले रहा होता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर पूरा आपके सामने आ जाएगा। तो जो आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होगी वो आप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम से इसको करंट डेट ही देते हैं कि आज 9 तारीख है, तो 9 अप्रैल 2020 की ये है। ये साथ करंट डेट भी आ रही है, जाहिर है कि आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कुछ और हो सकती है और आज की डेट आपकी करंट डेट हो सकती है, तो ये आप दे सकते हैं। फिलहाल ये दोनों सेम आ रही है। स्टेटस डेट की जो ऑप्शन है, इट इज अनदर ऑप्शन टू प्रोवाइड डेट ऑप्शन को कोई और एक स्टेटस डेट आप देना चाह रहे हैं, यानी कि ये आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगी कि यहाँ पे किसी और डेट का रेफरेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कैलेंडर जो है वो ये 3 किस्म के कैलेंडर इसमें अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स का, नाइट शिफ्ट का, स्टैंडर्ड का। तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना, हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि आप अपना कैलेंडर भी बना सकते हैं। और वो बनाना पड़ता है क्योंकि सेम कैलेंडर्स नहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उन वेरिएशंस को हम फिर अपना कैलेंडर बना के दे सकते हैं। वो जैसे ही आप बनाएंगे वो भी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, तो उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके अंदर हम डिटेल के साथ इसको देखते हैं। प्रायोरिटी है जी, ये एक इंडेक्स है, एक स्टैंडर्ड है कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और हर प्रोजेक्ट की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है अमंग दी अवेलेबल प्रोजेक्ट्स जो कि उस वक्त चल रहे हैं। तो ये एक 10 से लेके 1000 तक एक इंडेक्स है जो कि 20-20 के डिफरेंस के साथ ये चल रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन या खुद आप इसकी एक प्रायोरिटी सेट आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे 1000 के नजदीक जाएंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जैसे जैसे उसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो उसकी प्रायोरिटी आप सेट आउट कर सकते हैं वो कम। तो फर्ज करेंगे हम कहते हैं जी एवरेज किस्म का एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्रायोरिटी है, तो हम उसको 500 के ऊपर ले आएंगे। तो ये एक इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा होगा कि इसकी प्रायोरिटी लेवल क्या है। देना चाहें आप दे सकते हैं, ना भी देना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो जनाब ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन है, ये पहला स्टेप था जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको रेफरेंस बना के ये एप्लीकेशन बाकी काम करेगा। ओके कर देंगे जी तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है जी डेवलप प्रोजेक्ट कैलेंडर। अब हमने प्रोजेक्ट का कैलेंडर बनाना है। प्रोजेक्ट के कैलेंडर बनाने के लिए हम अगेन प्रोजेक्ट के टैब में जाएंगे और यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम की ऑप्शन अवेलेबल है। चेंज वर्किंग टाइम प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के मेन्यू में इसके अंदर चेंज वर्किंग टाइम, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जी। ये नजर आ रहा है सबको, चेंज वर्किंग टाइम का डायलॉग बॉक्स? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जनाब आके हम अपना मर्जी का कैलेंडर बना सकते हैं। इसमें ये देखें ऑप्शन हमारे पास आ रही है क्रिएट न्यू कैलेंडर, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कैलेंडर का नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल आई राइट द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल POS। और नीचे देखें वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने एक नया बेस कैलेंडर बनाना है, तो आपको हर चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। और अगर आप एक कॉपी बना लेते हैं तो उसमें आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली यही किया जाता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड है या को बाकी जो दोनों है नाइट और 24 आवर का, उसकी कॉपी बनाएं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की कॉपी बनाते हैं और इसके अंदर फिर अपनी मर्जी की एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। ओके करते हैं, ये नाम उसका आ गया।
अब जरा यहाँ पे ये समझ लें कि इसका कैलेंडर हमें क्या दिखा रहा है। कैलेंडर में चीज होती क्या है, 3 चीजें मेनली होती हैं। एक चीज ये होती है कि आपके वर्किंग डेज कौन से हैं और नॉन वर्किंग डेज कौन से हैं। इस वक्त अगर गौर से देखें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके वर्किंग डेज है, सैटरडे भी इस वक्त ऑफ है और संडे भी ऑफ है। सैटरडे और संडे दोनों इस वक्त ऑफ नजर आ रहे हैं आपको, और बाकी आपके पास सारे डेज जो हैं वो वर्किंग डेज नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये लेजेंड साथ नजर आ रहा है, इसको देखिएगा। जिनकी बैकग्राउंड व्हाइट है वो वर्किंग डेज है, जिनकी ग्रे है ये नॉन वर्किंग डेज है। उसके साथ साथ हर एक के साथ वर्किंग आवर्स भी आ रहे हैं। अगर वर्किंग डे है तो उसके वर्किंग आवर्स बाय डिफॉल्ट उसने दिए हुए हैं कि 8 से लेकर 12 बजे तक, फिर 1 घंटे की ब्रेक है, फिर 1 से 5। ये जो वर्किंग डेज इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिए हुए ना, ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक दिए हमें। दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होते हैं एक दिन के, वो 8 घंटे ही लिए जाते हैं, और ब्रेक भी इसी तरीके के साथ एक स्टैंडर्ड के तौर पे फॉलो की जाती है। लेकिन अगर कोई चेंज करना चाहे तो उनको चेंज कर सकता है, किया जाता है। जैसे जापान के अंदर वर्किंग आवर्स जो है वो 12 आवर्स बहुत सारी जगहों पे हैं। हमारे यहाँ पर भी जो प्राइवेट खासतौर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है वहाँ पे वर्किंग आवर्स 8 घंटे नहीं होते, बल्कि कहा जाता है कि जो जाने का टाइम होता है और आने का टाइम कोई नहीं होता है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड आवर्स देने होते हैं। तो नॉर्मली यही हमारे पास 4 की 2 स्लॉट्स होती हैं और टोटल 8 आवर्स को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस वक्त इस कैलेंडर की पोजीशन है। आप देखें इसमें आप एडजस्टमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपको प्रोजेक्ट मैनेजर और ये डिसाइड करता है कि सैटरडे जो है ये नॉन वर्किंग डे नहीं होगा, इसमें ये वर्किंग डे होगा। अब आपको फर्ज करें साल का प्रोजेक्ट है, आज 9 तारीख है, तो आज 9 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल 2021 तक आपका ये प्रोजेक्ट चलना है, और इसके अंदर जो सैटरडेज हैं वो सारे के सारे जो हैं ये वर्किंग डेज होंगे, लेकिन इस वक्त ये नॉन वर्किंग डेज नजर आ रहे हैं। तो आप किस तरीके के साथ इस कैलेंडर के अंदर इस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, जरा देखिए किस तरह से करेंगे। आज क्या तारीख है जी? आज 9 तारीख है। उसके बाद पहला सैटरडे आ रहा है हमारे पास 11 का। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे ऑफ वर्किंग डे, उसका नाम रख दिया हमने चेंज का। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? ये जी 11 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद ये फिनिश होगा अगले साल जाके। तो अगले साल अप्रैल में 8 अप्रैल तक लास्ट सैटरडे आएगा जी, ये थर्ड। तो हमने उसकी रेंज दे दी कि हमने इस डेट से लेके इस डेट के दौरान जितने सैटरडे आएंगे उनके ऊपर हमने ये चेंज कर दिया। अभी सिर्फ हमने रेंज दी है। बाकी एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे? इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आ रहा है कि हमने इसको क्या करना है। ऑलरेडी ये नॉन वर्किंग है, इसको हमने वर्किंग डेज बनाना है। फर्ज करें यही जो बाय डिफॉल्ट आ रही है वर्किंग आवर्स, वही हम ले लेते हैं, और नीचे रीअक्रंस पैटर्न हमने देना है कि ये कब होगा। सैटरडे कब आता है? हर हफ्ते के बाद आता है। तो वीकली कर लिया, नीचे सैटरडे को हमने सेलेक्ट कर लिया, रेंज ऑलरेडी हमने दी हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ओके करेंगे तो आप देखें कि सैटरडे की जो बैकग्राउंड है, जितने सैटरडे हैं उनकी चेंज हो चुकी है, ये एडिटेड वर्किंग आवर्स बन चुके हैं, और इनके ऊपर ये जो पहले हमारे पास ये नजर आ रहा था कि ये एक नॉन वर्किंग डे चलेगा, अब ये नजर आ रहा है कि ये एक वर्किंग डे के तौर पे आएगा। तो इस तरीके के साथ अगर आपने एक रेंज को चेंज करना हो तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। दोबारा अगर इसके स्टेप्स देख लें कि अगर आपने एक मखसूस अरसे के दौरान एक डे को वर्किंग से नॉन वर्किंग या नॉन वर्किंग से वर्किंग बनाना है, तो स्टेप ये ऐसे ही होंगे कि पहले इस यहाँ पे नाम लिखे, आगे रेंज दें कि किस डेट से किस डेट तक करना है, फिर इसको डबल क्लिक करें, वहां पे जाके सिलेक्ट करें कि आप उसको वर्किंग बनाना चाह रहे हैं, नॉन वर्किंग बनाना चाह रहे हैं, वर्किंग आवर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो उनको चेंज कर लें। नीचे रीअक्रंस पैटर्न दें कि वो किस तरीके के साथ होगा। यहाँ पे हमने वीकली करना था तो हमने वीकली को लिया, जिस डे को चेंज करना था उस डे को यहाँ से ले लिया, तो वो चीज़ हमारे पास ओके करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज द वे टू मेक अ चेंज इन द रेंज। आप देखें अगर आपने कोई पर्टिकुलर डे चेंज करना है, उसकी सिचुएशन को चेंज करना है, तो उस डे को सिलेक्ट करें। जैसे फर्ज करें 21 अप्रैल, इसको आप एज अ नॉन वर्किंग डे या हॉलीडे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम लिखें अप्रैल
21 तो करें, स्टार्ट डेट लें 21 आ गई, फिनिश डेट भी इसकी यही है, सिर्फ एक दिन आप लेना चाह रहे हैं। इसको डबल क्लिक करें तो ये नॉन वर्किंग डे उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है, यानी कि इतना ये सियाना है सॉफ्टवेयर कि उसने उसको चेंज कर दिया। ओके करें तो आप देखिए उसकी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। दिस इज डिक्लेयर्ड एज अ नॉन वर्किंग डे, इस दिन छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कैलेंडर के अंदर अपनी चेंजेस कर सकते हैं, और यही नॉर्मल चेंजेस होती हैं जो आपके सामने रखी गई हैं, तो इनके जरिए से वो चेंजेस आ जाएंगी और ये अप्लाई हो जाएगा। ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखें, इस वक्त जो आपको व्यू नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द गैंट चार्ट व्यू। इस वक्त जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये गैंट चार्ट व्यू कहलाता है। तो इस गैंट चार्ट व्यू के अंदर भी कैलेंडर जो हमने बनाया है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है, इसके अंदर राइट क्लिक करें, ये नॉन वर्किंग टाइम नजर आ रहा है आपको, इसको क्लिक करें और यहाँ पे देखें कैलेंडर जो है ना वो स्टैंडर्ड सिलेक्ट हुआ था। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को का जो कैलेंडर अभी हमने बनाया है उसको सिलेक्ट करें, ओके करें तो अब देखेंगे नीचे वो सैटरडे जो है वो ऑफ के साथ हमारे सामने आ जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लें, ये बात मिलता नहीं है, ढूंढने लगे पड़ते हैं कि कैलेंडर चेंज कैसे करें। दोबारा देख लें, यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे नॉन वर्किंग टाइम की ऑप्शन आ रही होती है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे जाके जो कैलेंडर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, तो वो कैलेंडर जो आपने बनाया है उसके लिहाज से व्यू आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जनाब इस तरह से दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज दी डेवलप प्रोजेक्ट कैलेंडर। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर है जी? ये दोनों स्टेप सबको क्लियर हुए हैं जी? Yes, sir. जी चैट रूम में साथ साथ फीडबैक देते जाएं ताकि मुझे ये पता रहे कि आप साथ साथ चल रहे हैं। सर आज की क्लास का टॉपिक रिपीट कर दे, मैं जरा लेट आया था प्लीज। सॉरी क्या कहा है आपने, दोबारा रिपीट कीजिए। सर आज की क्लास का टॉपिक क्या है, हम कर क्या रहे हैं? हाँ मैं जनाब, थोड़ा लेट आया था सर प्लीज। जी हम एमएस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दी जा रही है कि जो एक बुनियादी किस्म का प्लान या स्केड्यूल होता है प्रोजेक्ट का, वो एमएस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन को यूज करके हम कैसे बनाते हैं। तो सर हम ये एक्सेल यूज कर रहे हैं? नहीं जी, एमएस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का नाम है ये। आप रिकॉर्डेड बात हमें आपको मिलेगी ना, तो उसमें आप देखिएगा ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी साथ साथ जरा चलेंगे स्टेप्स किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है सर, ओके। जो तो जनाब दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप है प्रोवाइड दी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इज टू डेवलप प्रोजेक्ट कैलेंडर। तीसरा स्टेप अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टू इंसर्ट, नोट कीजिएगा, इंसर्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर in the application to provide task information or activity information. To insert work breakdown structure in MS project to provide task or activities information. तो टास्क या एक्टिविटीज की अब इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। और ये गौर से देखिएगा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ होता है वो एज इट इज इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कि ये टास्क नाम नेम का हमारे पास कॉलम आ रहा है, यहाँ पे हम WBS को एज इट इज कर देंगे। हमने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो प्रोडक्ट बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का WBS बनाया था उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जरा देखिएगा कैसे इंसर्ट हो रहा है। सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, नेम आ गया जी। उसके बाद इसका पहला कंपोनेंट आ जाएगा आइटम मैनेजमेंट। आइटम मैनेजमेंट के अंदर तीन चीजें थी, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम। उसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट, इनवॉइस मैनेजमेंट में था
सबसे पहला टू एक्सट्रैक्ट डाटा, दूसरा था टू अप्लाई बिजनेस रूल, उसके बाद था टू जनरेट इनवॉइस, तीसरा कंपोनेंट था हमारे पास रिपोर्ट्स का, उसमें हम रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 ऐड कर। अगर देखें ये सारे उनकी हायरार्की नजर नहीं आ रही है, सिर्फ हमने उनकी आइटम नेम्स ऐड किए हैं। हायरार्की हमें खुद यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किस तरह से करेंगे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि हायरार्की हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये सारी की सारी नीचे वाली चीज़ें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की सारी नीचे वाली चीज़ें इसके नीचे होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के नीचे होनी चाहिए। तो ये नीचे वाले सारों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम टास्क में जाएंगे, टास्क में, और ये इंडेंटेशन एरोज आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको हम राइट इंडेंटेशन इनको देंगे तो देखिएगा कि ये नीचे हायरार्की क्रिएट होनी शुरू हो गई है। अब ये नीचे वाली सारी इसके अंदर आ गई है। अब आइटम मैनेजमेंट के नीचे हमने ये 3 चीजें करनी है, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम। इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन टास्क में जाएंगे, राइट इंडेंटेशन देंगे तो ये उसके नीचे चली जाएंगे। सिमिलरली इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर नीचे ये 3 चीजें होनी चाहिए, इन 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे, टास्क में जाएंगे, राइट इंडेंटेशन देंगे तो ये इसके नीचे चली जाएंगे। रिपोर्ट्स के नीचे ये 3 चीजें होनी चाहिए, इन 3 चीजों को सिलेक्ट करेंगे, टास्क में जाएंगे, अगेन राइट इंडेंटेशन देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब जरा देखिए वही स्ट्रक्चर, वही हायरार्की हमें यहाँ पे नजर आ रही है जो कि WBS के अंदर नजर आती है। तो अब देखेंगे वो WBS एज इट इज इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। जी जनाब, ये WBS को इंसर्ट करने का तरीका समझ आया जी? यस सर। तो अब इसके अंदर ये इस तरह से ये WBS आ गया। अब इनकी बाकी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बाकी कॉलम्स की करेंगे, और उसमें ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। 3 स्टेप हमारे पास हो गए। पहला प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दूसरा कैलेंडर बनाना, तीसरा WBS को इंसर्ट करना। अब नेक्स्ट स्टेप है ड्यूरेशन और प्रेडिसेसर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये हमें 2 ऑप्शंस देता है, आप कोई एक कर सकते हैं। या तो आप ड्यूरेशन कॉलम के अंदर हर एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से ऊपर वाले हेड्स की आपने नहीं करनी, वो खुद कैलकुलेट करेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट की डेट दे दी हुई है, वो उसको रेफरेंस बना के ऑटोमेटिकली ऊपर वालों को किए कैलकुलेशंस कर रहा होगा। हमने एक्टिविटीज जो कि लोएस्ट लेवल के ऊपर नजर आ रही हैं, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ड्यूरेशन देने के लिए या तो आप डायरेक्ट ड्यूरेशन दें, जैसे ये देखिए कि हम कुछ ड्यूरेशन यहाँ पे दे देते हैं ऐड आइटम की, ऊपर देखिएगा वो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होगा। ऐड आइटम को हम फॉर एग्जांपल 4 दिन की दे देते हैं, और उसके बाद अपडेट आइटम की हम 6 दिन की दे देते हैं, डिलीट के लिए हम 3 दिन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऊपर वाली ये खुद ही ले रहा है। देखें आइटम मैनेजमेंट के टोटल ड्यूरेशन, क्योंकि इस वक्त इनके प्रेडिसेसर नहीं दिए हुए, इस वक्त ये इसको इस तरह ले रहा है कि ये तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टिंग एक्टिविटीज। तो उस लिहाज से आइटम मैनेजमेंट का टोटल वही बनेगा जो मैक्सिमम इन तीनों में से होगा, वो 6 है। और उसी तरह प्रोजेक्ट का भी उसने ले लिया है उसी तरह से। इसी तरह से इनकी भी हम कुछ दे देते हैं, ड्यूरेशन दे देते हैं। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि आपने एक्टिविटीज की सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, ऊपर वाले हेड्स की ये खुद से देख रहा हो। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है, तो अगेन मैक्सिमम 6 वाली है, तो 6 डेज की उसने प्रोजेक्ट की भी ले ली है, बाकी की भी उसी तरह से उसने दी हुई। तो ड्यूरेशन दे सकते हैं, या फिर दूसरा एक अगर ड्यूरेशन नहीं देते तो स्टार्ट और फिनिश डेट दें, ड्यूरेशन वो खुद से लेगा, उनसे खुद से वो लेना शुरू कर देगा। तो इस इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को आप यूज करते हुए इस चीज को ले सकते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि आप ड्यूरेशन ही देते हैं, स्टार्ट और फिनिश डेट को वो साथ साथ देख रहा होता है, और यहाँ स्टार्ट और फिनिश देते हैं तो वो ड्यूरेशन को खुद से ले लेगा। सो दिस इज द वे टू गिव द ड्यूरेशन। उसके बाद है कि आपने इनके प्रेडिसेसर्स देने हैं, डिपेंडेंसीज देनी है कि कौन सा एक्टिविटीज किसके साथ उसकी डिपेंडेंसी आ रही होगी, और उनके सक्सेसर और प्रेडिसेसर के रिलेशनशिप्स क्या होंगे। तो वो देने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये अपडेट आइटम है, फर्ज करें कि आप ये कहते हैं कि अपडेट आइटम उस वक्त स्टार्ट होगा जब ऐड आइटम खत्म हो चुका होगा,
ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी तो फिर आप करेंगे। तो ये करने के लिए अगर देखेंगे ये हर एक रो के साथ एक नंबर आ रहा है, दिस इज नोन एज रेफरेंस नंबर ऑफ द रो। तो ऐड आइटम के साथ देखें रेफरेंस नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये प्रेडिसेसर के अंदर जाके, और यहाँ पर भी गौर से देखिएगा क्या चेंज आती है। जैसे ही हम यहाँ पे 3 देते हैं अपडेट आइटम के अगेंस्ट और एंटर प्रेस करते हैं, तो जरा देखिए कि वही अपडेट आइटम आगे चला गया और इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है कि जब ये ऐड आइटम खत्म होगा तो फिर हमारे पास अपडेट आइटम आ जाएगा। इस तरह डिलीट आइटम है, ये हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगेन ये जनाब 3 और 4 दोनों पर डिपेंड कर रहा है। 3 ऐड आइटम है, 4 अपडेट आइटम है। तो ये दोनों को किस तरह देंगे, कॉमा सेपरेशन आप यूज करेंगे। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ये देखिएगा दोनों डिपेंडेंसीज यहाँ पे नजर आ रही है। सो डिपेंडेंसीज देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन रेफरेंस नंबर को यूज करें प्रेडिसेसर्स के अंदर, प्रेडिसेसर्स के इनके रेफरेंस नंबर रोज के यूज करें और उनके लिहाज से फिर आप यहाँ पे प्रेडिसेसर के कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन देंगे तो ये चीज हो जाएगी। So this is the way to give the precedence relationship for the activities. जी जनाब, यहाँ तक क्लियर हुआ है जी? प्रेडिसेसर्स दोबारा बता दो जी, दोबारा देखिए। इस वक्त देखें तो हम प्रेडिसेसर खत्म कर दिए। आप फर्ज करें आप प्रेडिसेसर देना चाह रहे हैं तो आप प्रेडिसेसर किसी भी एक्टिविटी के अगर देना चाह रहे हैं, फर्ज करेंगे डिलीट आइटम की आप प्रेडिसेसर देना चाह रहे हैं। डिलीट आइटम आप कह रहे हैं कि ये ऐड आइटम और अपडेट आइटम दोनों के ऊपर डिपेंड करे, तो आप इसके अगेंस्ट यहाँ पे जाके इसका रेफरेंस नंबर देखिए क्या क्या है, 3 और 4 है। यहाँ पे 3, 4 कर देंगे तो हमारे पास ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएंगे और आगे भी हमें ये नजर आ रहा होगा कि ये जो डिलीट आइटम है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड, ये दोनों कंप्लीट होंगे तो फिर हमारे पास ये आएंगे। तो इन रेफरेंस नंबर्स को यूज करते हुए यू कैन डिक्लेयर दी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, और अगर आपने मल्टीपल प्रेडिसेसर्स देने हो तो वो फिर आप कॉमा सेपरेशन के साथ दे सकते हैं। So this is the way to declare the dependency relationships for the activities. तो ये हमारे पास जनाब चौथा स्टेप हो। पांचवा स्टेप है जी रिसोर्स नेम के, यहाँ पे रिसोर्सेज को हमने एलोकेट करना है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने से पहले हमें रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अब व्यू चेंज करेंगे। तो व्यू को चेंज करने के लिए व्यू के ये में जाएंगे, हम यहाँ पे मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये देखें रिसोर्स शीट की के ऑप्शन हमें नजर आ रही है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। अगेन नोट कीजिएगा कि रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन देने के लिए वी विल गो इनटू द व्यू के अंदर रिसोर्स शीट को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक व्यू नजर आ जाएगा। यहाँ पे हम रिसोर्सेज की सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को ही हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन उनकी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नाम ऐड कर देते हैं, असलम, ये नाम हम कर देते हैं। बाकी कॉलम्स को जरा आप गौर से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इन कॉलम्स का मतलब क्या है। पहला कॉलम आ रहा है जी टाइप का। टाइप के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम डिक्लेयर कर सकें कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये 3 किस्म के एमएस प्रोजेक्ट जो ऑप्शन आपको दे रहा होता है कि वर्क रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, कॉस्ट रिसोर्स। वर्क रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स नॉर्मली होता है। मटेरियल अगर कोई ऐसा रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो मटेरियल है, जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट इस्तेमाल होता है, ईंटें इस्तेमाल होती हैं, लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो वो मटेरियल की टाइप में चला जाएगा। कॉस्ट का होता है कि अगर आपके रिसोर्सेज को आप ना वर्क और मटेरियल की शक्ल में करना चाह रहे हैं बल्कि पैसों की बुनियाद पर रखना चाह रहे हैं तो वो कॉस्ट की बुनियाद पे आएगा। नॉर्मली ये एक्सेप्शंस होती हैं,
लेकिन नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क रिसोर्सेज की टाइप को ही लेते हैं। नेक्स्ट मटेरियल, अगर मटेरियल रिसोर्स है तो उसके लेबल आएगा या उसका ब्रांड आएगा कि वो कौन सा ब्रांड का है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं तो उनको सिर्फ लें। इनिशियल्स बाय डिफॉल्ट वो पहला अल्फाबेट ले रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर कोई इनिशियल्स रिसोर्सेज के नेम के लिहाज से देना चाह रहे हैं। ग्रुप का कॉलम आ जाता है जी। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जब आप काम करते हैं तो आप किसी न किसी ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। एनालिसिस का ग्रुप हो सकता है, डिजाइन का हो सकता है, कोडिंग का हो सकता है, या कोई और भी ग्रुप हो सकते हैं। क्यूए का ग्रुप हो सकता है, या ब्रांच हो सकती है, या डोमेन हो सकती है। तो अगर वो ग्रुप चल रहे हैं तो उनके नाम आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम यूनिट्स। ये मैक्सिमम यूनिट्स का कॉलम है। मैक्सिमम यूनिट जो है ना, ये इसको ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम यूनिट इज एक्चुअली शोइंग द एफर्ट ऑफ दैट रिसोर्स, कि आप उसकी एफर्ट कितनी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं हर रिसोर्स की। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 100% नजर आ रहा है। आपको याद होगा जब हमने कैलेंडर बनाया है तो वहां पे क्या वर्किंग आवर्स दिए थे, वहां पे कितने वर्किंग आवर्स रखे थे, बताएं जी। जब हमने कैलेंडर बनाया तो वहां पे वर्किंग आवर्स कितने रखे थे? 8 to 12 and 1 to 5 जी 8 आवर्स। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, शाबाश, 8 आवर्स हमने रखे थे। तो यहाँ पे जो हमें ये 100% नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो असलम, अकबर, अली तीनों को हम एलोकेट कर रहे हैं कि वो पूरे 8 घंटे काम करेंगे। फर्ज करें यहाँ पे हम यूनिट्स में वो 50% कर देते हैं असलम के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि असलम इज स्टैंडर्डली एलोकेटेड फॉर 4 आवर्स इन अ डे। उसकी जो एफर्ट दिन में वो लगाएगा वो 4 घंटे लगाएगा। और इस तरह से अगर हम इसको 200 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो 16 घंटे काम करेगा। तो ये मैक्सिमम यूनिट्स जो हैं, इट इज शोइंग द एफर्ट ऑफ अ रिसोर्स, तो वो एक दिन के अंदर कितनी एफर्ट लगा रहा होगा। तो ये हर रिसोर्सेज की एफर्ट डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मली तो वही 100% वाली होगी, ज्यादातर की यही होगी, लेकिन किसी की चेंज हो सकती है, किसी की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, या किसी की जरूरत ही उतनी उस दिन के अंदर हो सकती है, दिनों के अंदर हो सकती है। तो यहाँ से फिर हम उसकी एफर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉलम विच इज शोइंग द एफर्ट ऑफ द रिसोर्स। नेक्स्ट कॉलम है जी स्टैंडर्ड रेट का। स्टैंडर्ड रेट जो है ये उसके बता रहा होता है कि उसको पैसे कितने पे किए जाएंगे, जितनी वो एफर्ट लगाएगा उसका रेट क्या होगा। अगेन दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्ड है कि जो स्टैंडर्ड रेट होता है पेमेंट के लिए, वर्क रिसोर्स के लिए, वो पर आवर के लिहाज से होता है। जैसे यहाँ पे आप उसको यूनिट देख रहे हैं, तो जो भी पर आवर चल रहा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देगी, आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम अगर चल रहा है तो उसको किया जाएगा, लेकिन ओवर टाइम को याद रखिएगा, इट इज अ नेगेटिव थिंग। ओवर टाइम इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड या पॉजिटिव थिंग। इससे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर ये इस्तेमाल हो रहा है, होता है, तो इसका रेट नॉर्मली तौर पे स्टैंडर्ड रेट से डबल होता है या ज्यादा होता है। ओवर टाइम का रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा होता है, या नॉर्मली ज्यादातर जगहों के ऊपर ये डबल देखा है। लेकिन ये एक नेगेटिव चीज है। ओवर टाइम नेगेटिव क्यों है? इस वजह से कि अगर ओवर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल डेज के अंदर या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस के ऊपर काम पूरा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से ओवरऑल जनरली बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, डेडलाइंस टाइट आ जाती हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, फिर ओवर टाइम जेन्युइन भी बन जाती है, लगाना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल इससे इस्तेमाल करना चाहिए। कॉस्ट पर यूज है जी। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूज क्या होता है कि ये वो रेट होता है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए आपको कॉस्ट लेनी पड़ती है या एक्सपेंस करना पड़ता है, वो कॉस्ट पर यूज आता है। इसको ज़रा एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि फ़र्ज़ करें कि आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, टीम मेंबर हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिहाज से, और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप क्लाइंट से जाके रिक्वायरमेंट्स गैदर करके हैं, और क्लाइंट जो है वो आपका आउट ऑफ सिटी है, फर्ज करें कराची में, और आप लाहौर में बेस्ड हैं और आपको वहाँ भेजा जा रहा है, और आपको 10 दिन के लिए भेजा जा रहा है। तो अब जाहिर है कि वो 10 दिन के लिए आप वहाँ जाएंगे तो आपके जाने के ऊपर खर्चा होगा, वहाँ पे आप 10 दिन रहेंगे तो उसके ऊपर खर्चा होगा, आप खाएं पिएंगे उसके ऊपर खर्चा होगा, मूव करेंगे उसके ऊपर खर्चा होगा। ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? कॉस्ट पर यूज। आप एक रिसोर्स है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, तो वो अगर जो रेट चल रहा होगा वो इस्तेमाल किया जाता है। रेट क्या किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? आपने एक नाम सुना होगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर खासतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, TANDA, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, TANDA।
तो ये ग्रेड वाइज या सीनियरिटी के लिहाज से या उस पोस्ट के लिहाज से ये रेट्स मखसूस होते हैं कि जब ये कहीं पे काम करेंगे ऑफिशियली तौर पे जाएंगे आएंगे खाना वगैरह ये जिनके खर्चे होंगे तो उनके स्केल के लिहाज से सीनियरिटी के लिहाज से वो रेट फिक्स बाज़ जगह पे होते हैं और बाज़ जगह पे ऊपर रन टाइम के ऊपर डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो वो रेट यहाँ पे फिर वो आ रहा होता है कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। दिस इज द कॉस्ट पर यूज। नेक्स्ट है जी अक्रू एट कि ये सारे के सारे जो पेमेंट्स हैं किसी एक रिसोर्स को ये कब दिए जाएंगे। अक्रू एट का मतलब क्या है कि ये जो पेमेंट्स हैं ये इन रिसोर्सेज को कब दिए जाएंगे। देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। स्टार्ट इनके शुरू के अंदर ही सारी दे दी जाए जो कि जिसको एडवांस कहा जाता है, रेयरली होता है। एंड है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जब काम हो जाएगा फिर दिया जाएगा। और प्रोरेटेड रेगुलर इंटरवल्स की। प्रोरेटेड का मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल्स कुछ इंटरवल्स बना लिए जाते हैं, रेगुलर ना भी रेगुलर भी हो सकते हैं, नॉन रेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि जितना जितना काम होता जाता है उनके लिहाज से पेमेंट साथ साथ की जाती रहे। तो ये जो भी ऑप्शन उस रिसोर्स के लिए आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोरेटेड ज़्यादा एप्लीकेबल बन जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जितना जितना काम होता जाता है साथ साथ वो दिया जाता है। नेक्स्ट है जी कैलेंडर। यहाँ पे कैलेंडर आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमने बनाया हुआ था POS का, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम POS को सारे फॉलो करेंगे, हर एक अपना पर्टिकुलर बना सकते हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे हमने कैलेंडर बनाने के स्टेप के अंदर देखा था। तो वो फिर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, वो फिर यहाँ पे एसोसिएट हो सकता है। आखिर में है जी कोड। कोड का कॉलम क्या करता है कि इसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय का एक कोड चल रहा है। जैसे आपका रोल नंबर है, यही आप समझ लें कि आपका कोड आपका रोल नंबर है। इस तरह एम्प्लॉयज का, हम एम्प्लॉयज का UCIT में काम करते हैं तो हमारा भी एक कोड है, एम्प्लॉय कोड। तो वो जो चल रहा होगा वो यहाँ पे दिया जा सकता है, या कोई और कोडिंग की डायमेंशंस यहाँ कोडिंग के लिहाज से इस्तेमाल की जाती हैं, तो यहाँ पे कोड की शक्ल में आ जाएगा। तो ये है जनाब रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। सर ये हर एक को अलग खुद देना पड़ता है या ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है सीक्वेंस वाइज? क्या चीज़ है? जो कोड है एम्प्लॉय के लिए, ये हर एक के लिए अलग से खुद लिखा जाएगा या सीक्वेंस वाइज खुद ही जनरेट होता है? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद बना के देती है। ये अगर आप स्टैंडर्ड कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनाइजेशन खुद से जब भी कोई एम्प्लॉय बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका एक कोड दे दिया जाता है। वो उनके अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करते हुए बना। जैसे आपका रोल नंबर है, अब देखें ये कैसे जनरेट हुआ होगा, वो ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से अपना एक स्टैंडर्ड बना के उसको जनरेट किया होगा, ये उसको। अब जनाब हम वापस जाते हैं गैंट चार्ट व्यू में जाए। सर कोड जो है वो एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी? जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये जो कोड है ये एम्प्लॉय की आईडी नहीं होगी, जैसे डेटाबेस में पड़ी होगी एम्प्लॉय आईडी, तो वही यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दें कि वो आईडी भी हो सकती है और कोई और भी हो सकती है। नॉर्मली ये वही आईडी होती है जो कि एम्प्लॉय की आईडी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती है एज ए यूनिक आईडी, ताकि उनका रिकॉर्ड कीप किया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, आज अब हम वापस जाते हैं व्यू में और गैंट चार्ट व्यू पे वापस जाते हैं, और यहाँ पे रिसोर्स नेम के अंदर जाके यहाँ पे अब हम एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों नाम यहाँ पे आ चुके हैं जो हमने अभी ऐड किए। तो फर्ज करें कि हम ये अकबर साहब को हर जगह पे एलोकेट कर देते हैं। ये मैं एक खास वजह से अकबर को ही सिर्फ कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाना है। बाकी आप अपनी मर्जी के लिहाज से, ज़रूरत के मुताबिक, सिचुएशंस के लिहाज से रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। अगेन आपने याद रखना है, असाइनमेंट आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ पे करनी है, ऊपर वाले लेवल्स पे नहीं करनी, वो खुद ही एडजस्ट हो रही है। अब देखिए ये जैसे नाम हमने ऐड किए हैं, आगे भी वो सारे नाम उसी तरह से प्लेस हो गए गैंट चार्ट व्यू के। अब ये असाइनमेंट हो गई रिसोर्सेज की। अब अगर हम वापस जाएं अगेन व्यू में जाके दोबारा रिसोर्स शीट में जाएं, तो देखिए वहां पे एक चेंज आएगी, और ये चेंज क्यों आई है ये आपने बतानी है जी। व्यू में रिसोर्स शीट में
अच्छा अभी चेंज नहीं आई थी, 1 मिनट इसको मैं दोबारा एडजस्ट करता हूँ। अब जरा देखिए जनाब कि ये अकबर साहब जो है ये रेड हो गए। वापस अगर हम जाएं गैंट चार्ट व्यू में और इसको सामने जरा रखते हुए जरा बताएं कि ये अकबर साहब रेड क्यों है। जी जो बताना चाहे तो माइक ऑन कर सकते हैं। सर क्योंकि उनको टास्क एलोकेट हो चुका है। हाँ टास्क तो एलोकेट हुआ है, चले हम दूसरे को भी एलोकेट कर देते हैं तो फिर देखिएगा तो वो दूसरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकबर की बजाय हम अली कर देते हैं और अगर हम वापस जाएं रिसोर्स शीट में तो अली जो है वो तो ठीक है, एलोकेट वो भी हुआ हुआ। ओ सर अकबर की जो मैक्स यूनिट्स हैं उसको 50% किया, जबकि हम प्रोजेक्ट के दिनों को उतने दिन में ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जबकि अकबर हैं वो हाफ टाइम में काम कर रहे हैं, इस वजह से शायद। इसका जरा देख लें कि इसको हम कहते हैं ओवर एलो, नोट कीजिएगा ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि आपने एक रिसोर्स को बहुत ज्यादा ओवर एलोकेट कर दिया है, वो ये काम ये उतने गिवन यूनिट्स के अंदर एफर्ट के अंदर नहीं कर सकता। इस वजह से ये कह लें कि एक नोटिफिकेशन दिया जा रहा है बाय द एप्लीकेशन कि ये ओवर एलोकेशन हो चुकी है, इसको एडजस्ट करें। जरा गौर से देखें इस वक्त प्रेसिडेंस रिलेशनशिप कोई नहीं है, सारे के सारे टास्क जो है वो पैरेलल चल रहे हैं, जितने एक्टिविटीज हैं वो सारी पैरेलल चल रही हैं और सब पे हमने अकबर को एलोकेट कर लिया है और अकबर दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे काम कर सकता है, 50% यूनिट्स हमने उसको दिए हुए हैं। बताएं कि एक दिन के अंदर उसने 4 घंटे काम करना है और ये सारे टास्क करने हैं, वो नहीं कर सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा उसको उसने इंडिकेट कर दिया है कि इसको ओवर एलोकेट हो चुका है, इसकी ओवर एलोकेशन को खत्म करें। अब इसकी ओवर एलोकेशन को खत्म करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जनाब उसका यूनिट्स बढ़ा लें, जैसे हम व्यू में जाके रिसोर्स शीट में जाते हैं, इसके यूनिट्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो देखें हमने 100% किए तो कहते हैं जी 100% के साथ वो कर सकता है, ये दिन के साथ है तो ओवर एलोकेशन खत्म हो गई उसकी। तो ये एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ओवर एलोकेशन को खत्म करने के। ये आपका फूड फॉर थॉट है फॉर नेक्स्ट लेक्चर, या आपने नेक्स्ट लेक्चर के तक सोचना है इस चीज के ऊपर, सर्च आउट करें, प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें, खुद सोचें कि भाई निकल आएगा कि मुझे सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें, ओवर एलोकेशन किस किस और तरीके से खत्म हो सकती है। तो आपने इसके कम से कम और 3 तरीके ढूंढ के लाने हैं कि और किस किस तरीके से ओवर एलोकेशन किसी एक रिसोर्स की हम खत्म कर सकते हैं।
तो ये है जनाब एक बुनियादी स्टेप्स प्लान बनाने के। इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ को ज़रा चलते हुए देख लें, ये मैंने प्लान तो नहीं किया था लेकिन चलें आपको आप देखिएगा, इस पर भी काम कीजिएगा। हमने सीपीएम एनालिसिस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो सीपीएम एनालिसिस इसके अंदर जनाब 1 क्लिक पे हो जाता है, सिर्फ आपने डाटा प्रोवाइड करना है। तो आप वो उसके अंदर एक्टिविटीज दें, ड्यूरेशन दें, प्रेडिसेसर्स दें। देखें ना तीनों कॉलम्स आ रहे हैं ना, एक्टिविटीज का भी आ रहा है। सॉरी व्यू चेंज कर लेते हैं गैंट चार्ट में। यहाँ पे देखें टास्क नेम आ रहा है, ये एक्टिविटीज है, ड्यूरेशन भी आ रही है, प्रेडिसेसर भी आ रहा है, तीनों कॉलम्स आ रहे हैं। तो तीनों कॉलम्स का डाटा दें और यहाँ पे जाके ये ऐड न्यू कॉलम के अंदर जाके बाकी इसके कॉलम्स ऐड कर लें सीपीएम के। क्लिक करें, यहाँ पे देखिए हमारे पास अर्ली स्टार्ट होना चाहिए, ये देखिए अर्ली फिनिश भी आ रहा है, अर्ली स्टार्ट भी आ रहा है। फिर जनाब हमारे पास है लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ये देखिए ये दोनों आ रहे हैं। फिर हमारे पास जनाब आता है टोटल स्लैग, तो टोटल स्लैग को आप देख सकते हैं, ये भी अवेलेबल है, ये देखिए टोटल स्लैग का कॉलम आ जाता है। इसी तरह से आप फ्री स्लैग देखना है, इसमें जाएं, F प्रेस करें तो ये देखें ये फ्री स्लैग भी अवेलेबल है। ये सारे कॉलम्स ऐड कर लें, आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नेटवर्क डायग्राम देखना चाह रहे हैं, ये सारा डाटा दें, नेटवर्क डायग्राम आप देखना चाह रहे हैं, अगेन व्यू में जाएं तो ये देखिए जनाब नेटवर्क डायग्राम, ये इस तरह आपको दिखाएगा नेटवर्क डायग्राम। हमने क्योंकि प्रेडिसेसर्स इस वक्त नहीं दिए हुए हैं, इस वजह से वो कोई रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा। आप उनके दें, प्रेडिसेसर रिलेशनशिप दें तो आपको यहाँ पे एरो हेड्स भी नजर आने शुरू हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ नजर आएगी। तो इस चीज़ को भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये थे जनाब इसके जो एक बड़े सिंप्लीफाइड तरीके के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ फंडामेंटल प्लान किस तरह एमएस प्रोजेक्ट के अंदर आप बना सकते हैं, ये आपके सामने रखा गया है। इसको दोबारा से स्टेप्स को देख लें जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।